नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की प्रमुख खबरें, और चूंकि प्रोफेसर दुबे हमारे साथ हैं तो हम ज्यादा बात थोड़ी राजनीति की करेंगे। और क्योंकि घटनाएं तो बहुत हुई, चंद्रयान का एक बड़ी भारी, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि चंद्रयान 3 पहुंच गया चंद्रमा पे। और भी उपलब्धियां हैं और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन शायद हम लोग आज प्रोफेसर अभय दुबे से थोड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात इसलिए कर लें कि अंत में जो मुझे लगता है प्रोफेसर साहब कि जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो यूपी होगा। यूपी में जो मुख्य तीन खिलाड़ी विपक्ष के हैं, मैं इंडिया नहीं बोल रहा हूं, मैं विपक्ष बोल रहा हूं, उसमें मायावती जी हैं। उनका एक फिर ताजा बयान आया, उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मैं किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करूंगी, 2024 का इलेक्शन मैं अकेले लड़ूंगी। इसके मायने क्या हैं? दूसरा, अखिलेश यादव जी अभी आज तक का एक कार्यक्रम था, उसमें वो गए और उन्होंने बहुत बेबाकी से विपक्ष के इंडिया की सीट शेयरिंग की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे सीट से शेयरिंग का कोई इशू ही नहीं है, किसी को ज्यादा कम की कोई बात नहीं है, जिसका जो है मैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अखिलेश पहली बार मुझे अच्छे नेता के रूप में जो अकोमोडेटिव है, जो लीड कर रहा है यूपी को, इस तरह से नजर आया। और तीसरी एक बात साथ में चर्चा ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश से क्या राहुल गांधी को फिर से अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इस सबके बीच में एक छोटी सी बात और आपसे पूछ लूं। घोसी का एक उपचुनाव है, दारा सिंह चौहान जो पहले बीजेपी छोड़ के सपा में आए, सपा में से फिर वापस बीजेपी में चले गए हैं, वो सीट खाली हुई है। वहां पे वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने सुधाकर सिंह हैं जो सपा के कैंडिडेट रहे थे, पहले एमएलए भी रहे हैं। अब वहां पे दिक्कत ये हो रही है कि अखिलेश यादव वहां पे किसी भी हालत में प्रचार में नहीं जा रहे हैं और हर एक के अपने अपने वो हैं। बीजेपी की तरफ से 16 मंत्रियों की ड्यूटी लगी हुई है घोसी में कि वही बैठ के वो दिन रात उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ओवरऑल जरा यूपी के चुनाव पे एक आपकी टिप्पणी प्रोफेसर। देखिए, सबसे पहले मैं मायावती के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, बहन जी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत बड़ी ताकत थी शब्द मैं जानबूझकर बोल रहा हूं। तो मायावती जी के सब समर्थक मुझसे इस बात से नाराज हो जाएंगे कि मैं उन्हें थी कह रहा हूं। वो कहेंगे नहीं, अभी भी बहुत बड़ी ताकत है। और वो इतनी बड़ी ताकत थी कि एक तरह से उनके बारे में कुछ लोग ये कल्पना भी करते थे कि एक वक्त में दलित की बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन कुछ घटनाक्रम इस तरीके का चला कि 2007 में पूर्ण बहुमत जीतने के बाद में लगातार उनके चुनावी प्रदर्शन में गिरावट आती गई। वो गिरावट उस वक्त थोड़ी सी सुधरी जब उन्होंने पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ में एक गठजोड़ किया, बुआ भतीजा का गठजोड़ हुआ। उसमें मायावती ने 10 सीटें, 10 या 11 सीटें उन्होंने जीत ली। उन्होंने उससे लगा कि उसमें उनकी स्थिति सुधरेगी। लेकिन उसके बाद से उनकी गिरावट लगातार जारी रही। पिछले विधानसभा जो उम्मीद उन्होंने बंधाई थी विधानसभा चुनाव में 2022 के, वो उम्मीद पूरी तरीके से बिला गई। जो अपुष्ट सूत्रों से खबरें मिलती हैं उससे ये पता लगता है कि कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुछ थोड़ा जाटव वोट ट्रांसफर हुआ, जो मायावती का बुनियादी आधार रहा है हमेशा से। मुझे याद पड़ता है कि आज से करीब 15-16 साल पहले एक बार मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पे गया था अपने CSDS के साथियों के साथ, वरिष्ठ साथियों के साथ में। तब जितने भी मैं जाटव मतदाताओं से मिलता था वो सब यही कहते थे कि वो तो बहन जी को वोट देंगे, बहन जी जीते चाहे हारें, और अगर चौधरी लोग यानी जाट लोग वो उन्हें वोट देने से रोकेंगे तो वो भी लठ चलाएंगे, जाटों के मुकाबले जम के खड़े होंगे। तो ये एक ऐसी चीज थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटव समाज है जो है वो जाग रहा है, उसका राजनीतिकरण हो रहा है और वो अपनी राजनीतिक दावेदारी जम के कर रहा है। उस मुकाम से लेकर आप 15-16 साल में अगर ये स्थिति आ जाए तो वही जाटव समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हुआ नजर आए और भारतीय जनता पार्टी अपनी रिपोर्ट में खुद स्वीकार करे कि BSP का वोट हमारा ट्रांसफर हुआ, इससे हम बच गए हारते हारते। मेरा मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान हुआ, लेकिन कम नुकसान हुआ। और खुद भाजपा कहती है कि भाई जाटव मतदाताओं के कारण हमने अपना नुकसान बढ़ने से रोक लिया। अब ये जब घटना हो गई, मायावती ने कहा कि ये तो सब अफवाहबाजी हो रही है, हमारे दुश्मन ये सब बातें कह रहे हैं। अब सवाल आता है कि उसके बाद से अब तक उन्होंने किया क्या? जिस तरीके से वो रहस्यमय रवैया अख्तियार कर रही थी 2022 के विधानसभा चुनावों में, अब साल भर से ऊपर हो चुका है, अभी तक उनका रवैया उसी प्रकार रहस्यपूर्ण बना हुआ है।
न वो निकल रही हैं, केवल कुछ बयान जारी कर देना, कोई ट्वीट कर देना, इससे तो राजनीति नहीं होती है। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि मायावती की एक शैली ये थी कि वो चुनाव से काफी पहले, साल भर पहले ही सीटें अलॉट कर दिया करती थी, टिकट बांट दिया करती थी। बाद में हो सकता है वो टिकट बाद बदल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को समय मिलता था 8 से 10 महीने तक चुनाव प्रचार करने का। इस बार वो भी खबर नहीं मिल रही है कि उन्होंने सीटें बांट दी हैं। यानी लोकसभा का चुनाव तो बहुत नजदीक आ गया है, एक तरह 7-8 महीने कोई बहुत दूर नहीं होते हैं। तो मायावती की जो काम करने की स्थापित शैली थी, उस तरीके से भी वो सक्रिय नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी टिकट की जो कीमत एक जमाने में बहुत होती थी, वो कीमत टिकट की खासी गिर गई है। और अब मायावती का टिकट कोई लेने के लिए इस तरह से तैयार नहीं है जिस तरह किसी जमाने में तैयार होता था। अब एक और खबर हमारे सामने आती है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, जो बहुजन समाज पार्टी के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, कि चंद्रशेखर रावण का कद, जो कि मुख्य तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटव नेता हैं, उनका कद उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में कुछ बढ़ रहा है। अच्छा, उनके कद बढ़ने से संकेत ये मिलता है कि जो दलित ब्यूरोक्रेसी है, दलित नौकरशाही है, उसे कहीं ना कहीं लगने लगा है कि केवल मायावती की टोकरी में सारे अंडे नहीं रखे जा सकते, उन्हें कोई और नेता चाहिए। अभी तक चंद्रशेखर रावण बहुत गतिविधियां करते थे, आंदोलन करते थे, लेकिन कभी जो जाटव प्रधान दलित राजनीति है उत्तर प्रदेश की, उसमें उनकी कोई परचेज खास थी नहीं। लेकिन अब उनकी परचेज बढ़ रही है। उनके वक्तव्यों में भी ज्यादा संतुलन और आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है, और ये मायावती के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी की बात है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का पूरा चुनाव तंत्र जो है वो दलित ब्यूरोक्रेसी पे खड़ा हुआ है। ये कांशीराम भी कहते थे और मैं भी इस बात को मानता हूँ। वो कहते थे कि बामसेफ जो है वो एक खुफिया अंडरग्राउंड संगठन है, खुफिया संगठन है। वो दलित ब्यूरोक्रेट्स का संगठन है जो खुल के राजनीति में नहीं आ सकते, लेकिन हम उस पर, वो हमारा बैंक है, हम जब चाहते हैं उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। ये कांशीराम कहते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं ऐसी कुछ घटनाएं अंदर घटित हो रही हैं, तो हमें मायावती के भविष्य को काफी संदिग्ध मानना चाहिए। अब जब वो कहती हैं कि हम किसी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, उससे क्या लगता है कि वो बहुत चालाकी पूर्वक ऐसे उम्मीदवार खड़ा कर सकती हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मददगार साबित हो, बजाय इसके कि वो गैर भाजपा शक्तियों का जो बड़ा मोर्चा इंडिया बना है, उसके साथ जुड़ें और सारे वोटों का सारे गैर भाजपा विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण करें। तो भाजपा विरोधी वोटों के एक हिस्से को अलग कर देना चाहती हैं। अलग कर देने से भी भाजपा को फायदा होगा, और वो कुछ इस तरह से ही उम्मीदवार खड़ा कर सकती हैं कि कहीं कहीं कुछ खास सीटों के ऊपर जहां पे भाजपा को दिक्कत और परेशानी हो, वहां पे जाटव वोट उधर शिफ्ट हो जाए। तो एक तो विपक्ष के रणनीतिकारों को इस बात पे बहुत निगाह रखनी चाहिए, हमें और आपको भी इसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा घपला है, ये बिल्कुल स्पष्टता नहीं है। इसी के बराबर घपला महाराष्ट्र में हो रहा है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जो शरद पवार के हो रहा है, जिसमें मायावती रहस्यपूर्ण है, उस तरह शरद पवार भी वहां पर रहस्यपूर्ण है। ना इनका रवैया समझ में आ रहा है, ना उनका रवैया समझ में आ रहा है। अब आइए आप अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की जो बातचीत है वो मैंने भी सुनी है, और उनका ये कहना बहुत ही आश्वस्तिदायक है कि सीटें ज्यादा ऐसी कोई समस्या नहीं है। यानी वो जानते हैं कि वो कांग्रेस को 5-7 सीटें देकर जो है वो संतुष्ट कर लेंगे, और कांग्रेस और उनका गठजोड़ तो लगभग ऐसा लगता है कि हुआ सा है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। केवल जो समस्या आएगी वो तीसरी शक्ति जो मायावती है उसके साथ में समस्या आएगी। दूसरे, अखिलेश ने विधानसभा चुनावों के बाद में एक जो कमी हुई है उसमें, वो कमी उनकी ये हुई है कि जो उन्होंने छोटी जो पिछड़ी जातियों की पार्टियां थी, चाहे वो राजभर का दल हो, चाहे महान दल हो, चाहे निषाद दल हो, इन सबके साथ उन्होंने जो गठजोड़ किया था, वो गठजोड़ उनका बिखर गया है। न केवल बिखर गया है, वो सब बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी को पहले भी जो अपर ओबीसी है, यानी जो मजबूत ओबीसी है, उसके मुकाबले लोअर ओबीसी के वोट बीजेपी को पिछले 10 साल से ज्यादा मिल रहे हैं। अगर आप अपर ओबीसी का वोट 24-25% मिल रहा है, तो लोअर ओबीसी का वोट जो है वो 40-50% तक बीजेपी को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में और दूसरे सभी इलाकों में। तो बीजेपी दरअसल लोअर ओबीसी वोटों की चैंपियन बन के उभरी है,
और ये जो अभी घटना 2022 के चुनाव के बाद हुई है, इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी के पक्ष में 2022-2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर लोअर ओबीसी के वोटों का ध्रुवीकरण होगा। विश्वकर्मा योजना जो है ना, उसको दिखाती है, उसके आईने में अगर आप देखें तो अब दिखाती है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोअर ओबीसी को प्रधानमंत्री और उनके रणनीतिकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के जरिए उसको संबोधित कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी वोटों की गोलबंदी होने वाली है। इससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब हम लोगों को पूछना चाहिए कि भाई अखिलेश यादव, जो कि गैर भाजपा शक्तियों के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं वहां पर उत्तर प्रदेश में, उनका इस बारे में ख्याल क्या है? भाई वो भी जानते हैं कि ऐसा ही बात हम और आप अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना कोई ना सिखा सकते हैं। वो जानते हैं कि ऐसा होने वाला है। सवाल ये है उनके पास इसकी काट क्या है? क्या अगर उन्होंने अपने संगठन में यादवों को कम किया है, दूसरे ओबीसी को ज्यादा ले गए हैं, लोअर ओबीसी को वो प्राथमिकता दे रहे हैं, क्या टिकट बांटने में लोअर ओबीसी को प्राथमिकता दी जाएगी? क्या वो अपने यादव मतदाताओं से कहेंगे कि हमारे लोअर ओबीसी के उम्मीदवारों को अपने वोट ट्रांसफर करो? है क्या होगा? ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वहां पर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि मायावती और अखिलेश का जो प्रश्न है उसको हम लोगों को इस दृष्टि से देखना चाहिए। मैं ये देखिए, भाजपा उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में मुझे दिखाई पड़ रही है। मैं प्रोफेसर एक छोटी सी चीज इसलिए कि मायावती जी ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था, मैं थोड़ा 1 मिनट दर्शकों को भी बता दूं। उन्होंने कहा कि हम इसलिए गठबंधन नहीं करेंगे कि गठबंधन से हमें नुकसान होता है, मेरे वोट तो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी पार्टी को, लेकिन दूसरी पार्टी के वोट हमारे यहाँ नहीं आते हैं। उनकी बात गलत है। नहीं, मैं पूरी बात कर लूं। हुआ ये था कि 2014 में इनको 0 सीट मिली थी, गठबंधन में इनको 10 सीट मिली, सपा की 5 की 5 रही। तो ये कंप्लेन तो सपा की होनी चाहिए कि इनके वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने लोकनीति का डेटा देखा है और खासतौर से इसी पक्ष के लिए मैंने उसकी जांच की है, और मैंने पाया है कि जो बुआ भतीजा वाला गठजोड़ था 2019 का, उसमें मायावती नेट गेनर थी। मायावती को यादव वोट अच्छे, आप देखिए मायावती के खाने में यादव वोट पहले बहुत कम आते थे, ना के बराबर होते ही नहीं। इस बार मायावती के खाने में यादव वोट काफी दिखाई पड़ रहे हैं। सपा के खाने में जाटा वोट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यादव वोट ज्यादा मिले हैं मायावती को, और जाटा वोट सपा को कम मिले 2019। तो मायावती को उसका बहुत फायदा हुआ। मेरा मानना है अगर वो गठजोड़ वो ना करती तो हो सकता है उनकी 2 या 3 सीट रह जाती या कोई सीट नहीं आती उत्तर प्रदेश में। तो ये तो गलत कह रही हैं और जानबूझ के गलत बयानी कर रही हैं, और इसकी इनकी पोल खोली जानी चाहिए, तो बताया जाना चाहिए कि आप ये गलत कर रही हैं। अब तीसरी बात आती है कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष को बदला है। हाँ, अजय राय को अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरे जो कांग्रेस का आंतरिक अरेंजमेंट है, आंतरिक बंदोबस्त है, उसमें प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का चार्ज लगभग छोड़ दिया है। अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज तकरीबन नहीं है इस वक्त। अब अजय राय ने चार्ज लेते ही कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं। देखिए, राहुल गांधी अब 2019 वाले नेता नहीं है। उनको आप 2019 प्लस कहिए या 2 बार प्लस जोड़िए उसको, ये 2019 प्लस हैं। उनकी इमेज में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अब वो जब अमेठी से उतरेंगे तो उससे एक तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा बहुत बल मिलेगा, और वो अमेठी का चुनाव मुझे लगता ये है कि अगर गठजोड़ के तहत लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वहां नहीं होगा, तो स्मृति ईरानी को अपनी सीट बचाने में दिक्कत हो सकती है। और वो वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे, जाहिर है 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, और दोनों जगह से वो चुनाव जीत सकते हैं। दोनों जगह चुनाव जीत जाएं तो उन्हें चाहिए कि वायनाड की सीट को छोड़ दें। अमेठी की सीट रखें। मैं 2 चीजें और इसमें जोड़ दूं और आपसे जरा समझ लूं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो अजय राय जी को जो बनाया गया है अध्यक्ष, देखिए एक चीज फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश के जितने अध्यक्ष हैं, आप किसी आम आदमी, पॉलिटिकल आदमी से पूछ लीजिए, मेरा दावा है कि वो सपा,
इंक्लूडिंग भाजपा और बसपा के प्रदेश अध्यक्षों का नाम नहीं बता सकते हैं। नरेश उत्तम पटेल जी सपा के, इन लोगों को नहीं मालूम है, उनकी पार्टी के लोगों को नहीं मालूम है। ये जो विश्वनाथ पाल जी हैं, ये बसपा के हैं, ये उनकी पार्टी के लोगों को नहीं मालूम है। और भूपेंद्र चौधरी जी का भी नाम बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि भाजपा के प्रदेश। इस मामले में अजय राय ज्यादा नोन फेस है, एक। दूसरा ये है कि लड़ चुके हैं, नहीं 4 बार के विधायक रहे हैं। दूसरा ये है कि वो अपर कास्ट को, एक लोगों को लग रहा है कि अपर कास्ट भूमियार को यहाँ पे लाया गया है, और शायद कुछ लोगों का कहना है वो स्पेस क्रिएट किया जा रहा है कि भाई मायावती जी को ये दिक्कत ना हो, उनको अल्टीमेटली इंडिया में आने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह की भी बात है। मैं एक छोटी टिप्पणी इस पे भी चाह रहा हूँ। नहीं, आपका अवलोकन बिल्कुल ठीक है। देखिए, लेकिन असली बात क्या है, अध्यक्ष तो उन्होंने बदल दिया। अब अजय राय के कोर्ट में बॉल है, वो ठीक है, वो एक जाने पहचाने चेहरे हैं, गतिशील भी हैं, सक्रिय भी हैं, और उनको राजनीतिक समझ है। तो अब दिक्कत की बात यह है कि जमीन पे कांग्रेस तकरीबन नदारद है। अभी मैंने जब विलोकनीति का डेटा देखा तो 2022 का जो पोस्ट पोल डेटा में देख रहा था, तो उसमें लोगों मतदाताओं से पूछा गया कि निजी तौर पे आपसे व्यक्तिगत रूप से डोर टू डोर कैंपेन में कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आया, तो 7,500 के सैंपल में लगभग आधा था, आधा बीजेपी के साथ था और आधा था मतलब जो उसमें कांग्रेस, आधा था समाजवादी पार्टी। यानी ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी, उनके कार्यकर्ता भी खूब अच्छी तरह सक्रिय थे। कांग्रेस का ना के बराबर था। कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदाताओं के पास गए नहीं। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड पे आपके पास कार्यकर्ता नहीं रह गया है। अब ये कांग्रेस को करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि कांग्रेस अगर मान लीजिए किसी तरह अखिलेश को बातचीत करके कांग्रेस ने 10 सीटें भी प्राप्त कर ली, अगर मायावती समझौता नहीं होता है तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, 10 में से वो 2 भी नहीं जीत पाएगी। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके ऊपर कांग्रेस को गौर करना चाहिए। जो पुरानी शक्तियां उत्तर प्रदेश में है, देखिए बहुत, अभी मैंने एक दूसरे चैनल पे एक बात कही थी, आपके चैनल पे भी मैं बात कहता हूं, थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी। जैसे चंद्रशेखर रावण है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद दलित नेता हैं, चंद्रशेखर रावण को अपने साथ ले लें किसी तरीके से, या तो गठजोड़ कर लें या उनको पार्टी में ले लें, किसी तरीके से कर लें, वो पूरे उत्तर प्रदेश का मान लीजिए दौरा करते हैं। और जबकि मायावती निष्क्रिय पड़ी हुई है और उनका जो मतदाता आधार है वो भी भ्रमित और हताश है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश का दलित मतदाता है, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस की तरफ ध्यान से देखेगा और वो कांग्रेस की तरफ झुकना शुरू होगा। केवल मल्लिकार्जुन खड़गे से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक जाटव नेता चाहिए। 100 दलितों में 70 से ज्यादा जाटव होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो जाटव नेता उनको चाहिए। अगर खड़गे और ये दोनों मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करें तो दलित मतदाता इनकी तरफ ध्यान से देखेगा, और दलित मतदाता ने ध्यान से देखना शुरू किया तो वो मुसलमान मतदाता जो पहले से ही इनकी तरफ आकर्षित है, वो इनकी तरफ और झुकेगा। और अगर दलित और मुसलमान दोनों में अगर कांग्रेस के प्रति सकारात्मक भावना आती है तो ब्राह्मणों का भी एक हिस्सा उसके प्रति सकारात्मक हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की किस्मत पलट सकती है वहां पर, लेकिन इसके लिए इनको कोई साधारण किस्म की रणनीति अपनानी होगी। एक रणनीति जो हो सकती है सुझाव के तौर पे कि भाई आप चंद्रशेखर रावण जैसे उनको या उन जैसे नेताओं को पकड़े। मैं प्रोफेसर दुबे एक और आपसे इसलिए, क्योंकि जो नॉर्मल लॉजिक है, आपका इसमें क्या विचार है, आपका इस बारे में क्या विचार है? नहीं बिल्कुल नहीं, अगर रावण आ रहे हैं तो रावण की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी अगर उनके पीछे कांग्रेस और खड़गे जी खड़े हो जाए। और दौरा करें, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नहीं, हम कह रहे हैं वो 2 नहीं होंगे, वो 100 गुना बढ़ जाएगी ताकत, क्योंकि खड़गे जी को ने अपनी जगह तो बना ली है। रावण जी अगर एक जगह स्टेबल हो जाते हैं, मैं एक चीज इसी में जरा कांग्रेस की बात और कह दूं, क्योंकि इसलिए कि वो इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी अगर केरल से उनको लड़ना चाहिए, वायनाड, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर वो अमेठी से लड़के यूपी सेंट्रिक इलेक्शनिंग करते हैं तो मेरा सिर्फ एक जो मेरी समझ है, कांग्रेस की 1 सीट, सपा की 3 सीट, 4 सीट आज इंडिया के पास है। 4 से 80 का सफर है। और अगर मान लीजिए वहां राहुल गांधी 4 मीटिंग कम भी करते हैं केरल में, तो वहां तो सारा इंडिया है ही। अरे कांग्रेस के हाथ से निकलेगी तो जाएगी कम्युनिस्ट पार्टी में। मैं कह रहा हूं इन तमाम युक्तियों के बावजूद भी भाजपा को उत्तर प्रदेश में
कोई बहुत बड़ी पराजय ये लोग नहीं दे सकते, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन भाजपा को अगर भाजपा की अगर 10 या 12 सीटें भी छीन सकते हैं उनसे, भाजपा से, मैं कहता हूं अगर इनका लक्ष्य होना चाहिए कि भाजपा से कम 15 सीटें किसी तरह छीन ले। अगर ये भाजपा से 15 सीटें छीन सकते हैं ये लोग मिलके, तो मैं समझता हूं कि ये इनकी एक बहुत बड़ी जीत होगी। उत्तर प्रदेश भाजपा का, गुजरात और उत्तर प्रदेश दो ऐसे गढ़ हैं जहां भाजपा को हराने के बारे में अभी भाजपा की पराजय अभी कल्पनातीत है। जी जी जी। तो ऐसे नहीं, में इनको चाहिए कि 15-20 सीटें छीने भाजपा से। मेरा प्रोसेस अब कहना यह था कि राहुल गांधी का करिश्मा कह लीजिए, नेतृत्व कह लीजिए, जो इस समय उनकी इमेज है, वो और अखिलेश का संगठन, ये उत्तर प्रदेश में इनको 4 से आगे बढ़ा सकता है। केरल में बढ़ने की जगह ही नहीं है ना, आपके 20-21 सीट तो इंडिया के पास है। अरे वहां तो जीत ही जाएंगे, वहां तो जीत ही जाएंगे। मेरा कहना है कि वहां तो 20-21 सीट मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के पास 20-21 सीटें उतनी रहेंगे, तो वहां कोई 21 का कोई 40 तो होने का स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे 4 से 80 होने का स्कोप है। मैं केवल इसको उस रणनीति की दृष्टि से देख रहा था। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, अब कांग्रेस बहुत कुछ गेम जो है वो कांग्रेस के पाले में है। समाजवादी पार्टी को दलित वोटों में कोई रुचि नहीं है जी। ये एक दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है कि जो लोहियावाद, डॉक्टर लोहिया का नाम लेने वाली पार्टी है, जो दलित वोटों में कोई दिलचस्पी दिखाती नहीं। तो अब दलित वोटों में दिलचस्पी अगर कहीं से आएगी, विपक्ष के साथ दलित वोट जाएंगे, तो वो कांग्रेस के जरिए ही पहुंचेंगे। मायावती रहस्यमय तरीके से अपने कोने में पड़ी हुई है, उनके बारे में पता नहीं है कि वो क्या करेंगी, वो भाजपा की मदद करेंगी या नहीं करेंगी, कुछ नहीं पता है। तो ये गेम पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में। जी, मैं प्रोफेसर 2 छोटे ऐसे मुद्दे हैं, वो है इंपॉर्टेंट और देश की राजनीति को तय कर सकते हैं। एक उसमें है जो अभी प्रपोजल चल रहा है कि चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, CIO की एक पद सृजित करने की बात है, जिसको CBI जैसा प्रपोज है, CBI और ED का डायरेक्टर रिपोर्ट करेगा, और वो वही सत्ता का केंद्रीकरण एक जगह होता जा रहा है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि उसके लिए जो नाम चल रहा है वो ये हो रहा है कि संजय मिश्रा जी को शायद ये बिठाने की बात है। एक छोटी टिप्पणी इस पे। देखिए, ये जो जिस तरीके से हो रहा, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रमुख रणनीति ये है कि वो जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको एक अपने राजनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल करें। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे जन्मदिन पर उन्होंने बड़ा अच्छा तोहफा दिया, ये उन्होंने इनकम टैक्स और ED को हमारे यहाँ भेज दिया। तो ये लगातार ये जारी रखेंगे। और मेरा ये मानना ये है कि ये चीज इतनी ज्यादा कर दी है इन्होंने कि अब ये थोड़ी सी बूमरैंग करेगी, क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि ये जो हो रहा है वो राजनीतिक लाभ, सस्ते घटिया स्तर के का राजनीतिक लाभ उठाने की मक्के मकसद से हो रहा है। तो ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो संजय मिश्रा जो उनके खासुल खास हैं, उनको चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना देंगे, और उससे क्या होगा कि फिर वो CBI, ED, इनकम टैक्स और चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये सब मिलकर भाजपा की जो राजनीतिक योजनाएं हैं, उन राजनीतिक योजनाओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों को कैसे उत्तरोत्तर इस्तेमाल किया जाए, इसका एक अघोषित और अलिखित प्रोटोकॉल तैयार कर लेंगे। जी, और उसकी मैं यूपी पे रह के एक और बात आपसे समझना चाह रहा हूँ। यूपी में अभी 3 केवल इंसिडेंट में बोलूंगा सांकेतिक रूप में। यूपी में सबसे पहले अजय मिश्रा वाला मामला हुआ, उनके लड़के ने किस तरह से किसानों को, जो आरोप है कि वो रौंद के मार दिया। फिर उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह का हुआ, उत्तर भारत को अपनी सदस्यता विश्व रेसलिंग फेडरेशन से खोनी पड़ी, और यौन शोषण का मामला। और तीसरा अभी हाल का मामला, कल या परसों अमरमणि एक यहाँ पे थे जो एक महिला के साथ मतलब बलात्कार या जो भी कह लिए विवाहतर संबंध, और उसके बाद उसका मर्डर। इसमें वो दोषी पाए गए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अब बीजेपी मतलब जो उनके समर्थन कर रहे हैं, उनके अच्छे व्यवहार के कारण छोड़ा गया। अच्छा, अरे भाई तुमने एक रेपिस्ट और मर्डरर को छोड़ा है, तो क्या इन चीजों का प्रभाव इलेक्शन में बिल्कुल नहीं पड़ेगा? जो बृजभूषण शरण सिंह, अमरमणि त्रिपाठी, अजय कुमार मिश्रा, ये सब लोग। देखिए, स्थानीय स्तर पर तो मुझे लगता है इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन इलाकों में ये लोग, अमरमणि त्रिपाठी भी कितनी सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, खासतौर से गठजोड़ सरकारों के दौरान भी, तकरीबन मायावती की सरकार में भी मंत्री, और मुलायम सिंह की सरकार में भी मंत्री, भाजपा सरकार में अपना दल बना के मंत्री, कल्याण सिंह सरकार में, सब तरह से वो बहुत प्रभावी व्यक्ति थे। अब वो मधुमिता शुक्ला के हत्या में वो 20 साल से
18-20 साल से वो जेल में, और हर कोई जानता है कि वो जेल में नहीं है। नहीं जी। वो और उनकी पत्नी दोनों अस्पताल में हैं लगातार, 12 साल से वो अस्पताल में हैं, अस्पताल में बैठे हुए हैं, और जो चाहते हैं वो करते हैं। ऐसे लोग तो जेल में व्यवहारिक रूप से होते नहीं है। ऐसे मेरे पास और भी कई उदाहरण है, कभी हम लोग इस प्रश्न के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि ये सब जो जेल सजा पाने के बावजूद भी हमारी प्रणाली, हमारा सिस्टम जो है वो किसी को जेल नहीं भेज पाता है, ताकतवर लोगों को। तो स्थानीय स्तर पर तो मुझे ना तो बृजभूषण शरण सिंह के इलाके में कोई असर पड़ेगा इसका, क्योंकि वहां इन लोगों की जो शिकंजा है बहुत जबरदस्त है, ना अमरमणि त्रिपाठी के इलाके में उनकी ऊपर भी कोई असर पड़ेगा। देखने की बात यह है, क्या जो व्यापक भारतीय समाज है और खासतौर से मध्यवर्गीय समाज जो काफी नाजुक मिजाज होता है, काफी संवेदनशील होता है, उस पर इस तरह की खबरों का असर पड़ता है कि भाई कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, उनको रेमिशन दिया जा रहा है, उनको पेरोल दी जा रही है, उनको फरलो पे छोड़ा जा रहा है। ये सब जो बात होती है, इसका किसी जमाने में इन लोगों के ऊपर असर पड़ता था, और लोग ऐसी पार्टियों से नाराज हो जाते थे, सोचते थे कि ये पार्टियां जो हैं ये गलत लोगों को कर रही हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो उनके वोटर हों, उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग हों। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है तो दिल्ली में लोग नाराज हो सकते हैं ऐसे लोगों और उनकी पार्टी राजनीति पर। मेरे ख्याल से इस पे भी थोड़ा असर पड़ा है, ये भी कम हो गया है जी जी। तो दूसरे जो फैक्टर हैं वो ज्यादा हावी हो गए हैं और इन चीजों का ज्यादा असर होता नहीं है जी। लेकिन साइकोलॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर वोट कम बढ़ेगा तो नहीं, कम होना है तो कम से कम एक वोट तो कम होगा, भले ही वो भारतीय स्तर पे हो, मतलब लार्जर नेशनल उसमें हो। मैं अंतिम प्रश्न पूछ के इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि वो प्रश्न थोड़ा दिलचस्प है, बहुत समझ में नहीं आया किसी को। हमारे और आपके कॉमन मित्र हैं अशोक वानखड़े साहब। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी साउथ अफ्रीका गए तो जैसी खबर आई, और उस खबर को वहां के एजेंसी ने किया है और उसने दे स्टैंड बाय इट। जब मोदी जी वहां पहुंचे तो हवाई अड्डे पे उनका स्वागत करने कोई कैबिनेट मिनिस्टर आया, जो उनको बुरा लगा क्योंकि उससे पहले चीन के राष्ट्रपति को लेने वहां के राष्ट्रपति आए थे और वो जहाज से उतरे नहीं, और तब तक नहीं उतरे जब तक उनका वाइस प्रेसिडेंट आके वो नहीं किया। तो वानखेड़े जी ने इनको संज्ञा दी कि जैसे शादी में फूफा जिस तरह का बिहेव करते हैं कुछ उस तरह का बिहेव मोदी जी ने किया। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एस जयशंकर साहब की चूक थी, और मोदी जी को उतर के अपना जो भी डिप्लोमेटिक इसमें कार्रवाई होती है वो करनी चाहिए थी, लेकिन देश का थोड़ा इसमें खिंचा लेदर नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, ये मुझे आपकी बात सही है, ये प्रोटोकॉल संबंधी गुफअप है। देखिए, प्रधानमंत्री को पहले से पता होता है, प्रधानमंत्री कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं जी। प्रधानमंत्री को और उनके जो अधिकारी हैं और उनके विदेश मंत्रियों को पहले से पता होता है कि कौन आएगा हवाई अड्डे पे, उनका स्वागत कौन करेगा, उन्हें सलामी कौन देगा, कौन उनसे हाथ मिलाएगा, दूतावास के कितने लोग होंगे, तो विदेश मंत्रालय के कितने लोग होंगे, यहाँ के गए हुए लोग कितने होंगे, ये सब पहले से तय होता है। अब वो पहले से तय होने के बावजूद भी अगर वहां पर गुफअप हो रहा है, वहां पर मुझे लगता है या तो प्रधानमंत्री को बताया गया होगा कि भाई कौन आएगा, और जब वो व्यक्ति नहीं आया तो प्रधानमंत्री ने कहा गया इंतजार कर लिया जाए और खबर भिजवाई जाए कि ये गलत बात है। तो अगर वो उतर आते और वो एक साधारण किस्म के मंत्री से उनका स्वागत हो जाता, तो मुझे लगता है उनको ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो उनको चाहिए कि जो विदेश मंत्री हैं जरा उनके कील कांटे दुरुस्त करें। जी जी जी। चलिए, चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दुबे। मैं दर्शकों को केवल एक चीज याद दिला दूं कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को जब अमेरिका गए तो उनकी पूरी जामा तलाशी ली गई थी एज डिफेंस मिनिस्टर, और 1-2 घंटे तक इंटरोगेट किया गया था। मैं याद इसलिए दिला रहा हूं कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसको कितना ग्रेसफुली आप हैंडल कर रहे हैं वो भी एक बात होती है, और उसमें कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल हमारा विदेश मंत्रालय चूक हुई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर।